नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंतिम क्लास में हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया भी गया था कि हमारा जो पिछला क्लास था उसी दिन सारा टॉपिक खत्म हो गया था और हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन का रिव्यू किया तो उसमें पाया कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप ठीक से कॉपी को पढ़ते हैं, जो कॉपी आपने बनाई है वीडियो को देख देख करके, और अगर बुक को आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ जो ऐसे क्वेश्चन थे जहां मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ है, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के क्लास में शामिल किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आप ध्यान देंगे यहाँ जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं आज, तो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी या जो बीटीबीसी की किताब हमारी है उससे ही ये सारा प्रश्न है। पहले आप इस किताब को पूरा कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन आंसर बनाने का सबसे जो सुलभ तरीका है, जहां तक मेरा अपना मानना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो कॉपी में जितनी बातें बताई गई है, जो चीज़ लिखाया गया है, उन सारे चीज़ों को समझिए। जो याद करने वाला टॉपिक है उसको याद कीजिए और फिर बुक को भी पढ़िए। इस तरह से बुक और कॉपी जब दोनों आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप एक एक प्रश्न के उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, शायद पूरा भरोसा है कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपसे लगभग सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। लेकिन कुछ उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन बच जाता है, कोई समस्या बच जाती है, तो मैं फिर आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप हमें बेहिचक अपना प्रश्न पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछें या फिर डायरेक्ट हमको सीधे फोन करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के क्लास के लास्ट में मैं टेस्ट के बारे में भी कुछ बात करूंगा, तो वहां पर इसलिए वीडियो को अंत तक सभी लोग देखेंगे। और पहले हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में, आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे, आपने पहले पढ़ा है निचली कक्षाओं में भी कि पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, एलॉय है। और इस पीतल में कॉपर और जिंक के मिश्रण से Cu और Zn जब मिलता है तो पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल एक तरह की मिश्र धातु है, वह भी धातु से ही बना हुआ है, और तांबा तो है ही कॉपर। तो कह रहा है पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब इसके पीछे कारण क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं तो उन खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, एसिड होता है, और दही या कोई भी खट्टा पदार्थ होगा तो उसमें अम्ल होगा। और ये पीतल तांबा ये सब धातु है, तो धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, विषैले यौगिक का पॉइजनस कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, जहर का निर्माण कर लेता है। और सोचिए दही अगर जहरीला हो जाए या कोई खाद्य पदार्थ हमारा जहरीला हो जाए तो क्या खाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होगा, हानिकारक होगा। इसलिए कभी भी पीतल या तांबे के बर्तनों में नींबू, दही, कच्चा आम या इस तरह का और भी कोई खट्टा खाद्य पदार्थ हो उसको नहीं रखना चाहिए। और एक दूसरी समस्या क्या होती है कि हम लोग पढ़े थे कि जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वह धातुओं का संक्षारण करता है, धातुओं में जंग लगाता है, उसको खराब कर देता है। तो जब आप खट्टे पदार्थों को पीतल तांबे के बर्तनों में रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस धातु का, जिस धातु से बर्तन बना हुआ है, उसका संक्षारण भी हो जाएगा, वह बर्तन भी दिनों दिन खराब होते जाएगा। इसलिए हम लोगों को कभी भी पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या कोई अन्य खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। वही आंसर भी लिखा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। दही एवं अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, ये अम्ल पीतल एवं तांबे जैसी धातुओं से अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बना लेते हैं, जिसके कारण ये खाद्य पदार्थ हानिकारक हो जाते हैं। साथ ही यहां ध्यान देना है, साथ ही अम्ल इन धातुओं को संक्षारित भी कर देते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या अन्य खट्टा पदार्थ नहीं रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। बस क्लियर हो गया कि पीतल या तांबे का बर्तन हो, मतलब धातु का बर्तन हो, तो उसमें कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और बर्तन के लिए भी। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, शुक्र ग्रह, जो जिसको वीनस भी कहते हैं अंग्रेजी में, शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है।
शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों नहीं संभव है। वैसे तो ग्रहों पर जीवन को संभव बनाने के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे हैं, इसलिए अम्ल क्षारक और लवण के दृष्टिकोण से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों नहीं संभव है। देखिए आंसर लिखा गया है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल, मतलब जैसे हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का वायुमंडल, जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अन्य गैसों से बनी होती है। लेकिन जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वह मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से ही बना हुआ है। देखिए वही लिखा गया है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, जो वर्षा के रूप में शुक्र ग्रह के सतह पर गिरता है, जिसके कारण इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें पूरा पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है। और जब H2SO4 ही, जैसे हमारा जो वायुमंडल है, इसका जो बादल है, इसमें जल भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, इसलिए वर्षा के रूप में जल धरती पर गिरता है। लेकिन सोचिए जिस ग्रह के वायुमंडल में पूर्ण रूप से पूरा पूरा H2SO4 भरा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होगा, तो वहां वर्षा में क्या गिरेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल गिरेगा। और वर्षा के रूप में जब सल्फ्यूरिक अम्ल उस शुक्र ग्रह के सतह पर गिरता है, तो सोचिए अम्ल में काफी प्रबल संक्षारक गुण होता है। हम लोग पढ़े थे, चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, और इसमें हमारी त्वचा को, हमारी कोशिकाओं को जलाने की, गलाने की क्षमता रहती है। तो क्या वहां सजीव का जीवन संभव हो पाएगा? एकदम नहीं संभव होगा। इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लंबा था, इसलिए हमने प्रयास किया कि उसको नंबर केवल लिख करके छोड़ दिए, मैं पढ़ करके सुना देता हूं। ये प्रश्न है आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक किसान जो है अपने खेत की मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल में किस परिस्थिति में, अब हम लोग खेतों में यूरिया क्यों डालते हैं, फसलों में यूरिया इसलिए डालते हैं कि उसमें नाइट्रोजन या अन्य यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, जो पौधे के वृद्धि के लिए, पौधे के विकास के लिए फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो उसी तरह से किसान का रहा खेत में किस परिस्थिति में बुझा हुआ चूना देगा। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और चौक या खल्ली, जिस चौक से हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर, वो चौक या खल्ली CaCO3। ये सभी पदार्थ का प्रयोग किसान किस परिस्थिति में करेगा। तो हम जानते क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो क्लियर आपको दिख रहा है, CaOH का होल 2 है, हाइड्रोक्साइड है, यह एक क्षारक है। CaO है बिना बुझा हुआ चूना, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम धातु है, और धातु का ऑक्साइड आप पढ़े थे, धातु का ऑक्साइड भी क्षारकीय होता है। और जो आपका ये चौक या खल्ली है, यह भी क्षारकीय होता है। तो क्षारक का उपयोग किसान कब करेगा, क्यों करेगा? क्षारक का उपयोग आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था, बिढ़नी, मधुमक्खी, चींटी का डंक अगर हमारे शरीर पर लगता है तो हम किसी क्षारक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस डंक में अम्ल होता है, और अम्ल को क्षारक उदासीन कर देता है, तो हम लोगों पर जो अम्ल का हानिकारक प्रभाव होता है वह दूर हो जाता है, उससे हम लोग मुक्ति पा लेते हैं। तो किसान अपने खेत की मृदा में, अपने खेत की मिट्टी में बिना बुझा हुआ चूना या खल्ली का प्रयोग तब करेगा जब मृदा की अम्लीयता हो जाएगी, मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना CaO, और चौक या खल्ली CaCO3 क्षारकीय होते हैं, इन पदार्थों का उपयोग किसान खेत की मृदा की अम्लीयता, एसिडिटी दूर करने में करेगा। मतलब खेत की जो मिट्टी होगी, अगर उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और वह अम्ल क्या करेगा, क्योंकि अम्ल अगर अधिक हो जाएगा मिट्टी में, मृदा में, तो उससे क्या होगा कि पौधे का जो विकास होगा, फसलों का जो उत्पादन होगा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए उस अम्लीयता को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए
किसान इन पदार्थों का मतलब बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या चौक का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये पदार्थ क्या है, क्षारक है और खेत की मृदा में अम्ल बढ़ गई है। अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो एक दूसरे को उदासीन कर देगा, जिससे खेत की जो मृदा है वो स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और फसलों का अच्छा उत्पादन होगा। अब ये तीनों तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लिखने वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे आपके बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप मिला, जिसमें शायद कई तरह के प्रश्न छुपे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी शामिल करना चाहिए आज के क्लास में। और देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच आप जानते हैं कि भोजन का नहीं पचना, अ मतलब नहीं, अपच मतलब पचना। अगर भोजन ठीक से नहीं पचता है, इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है, तो हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो स्टोमक है, आमाशय है, भोजन को पचाने के लिए वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, HCl उत्पन्न करता है। अगर भोजन ठीक से नहीं पच पाता है तो क्या करता, हमारा स्टोमक, हमारा आमाशय अधिक मात्रा में अम्ल बनाने लगता है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लगता है। और ये जो अधिक मात्रा में अम्ल होता है, तो यह अम्ल क्या करता है, हमारे पेट में दर्द और जलन, जब अम्ल किसी जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दर्द और जलन उत्पन्न होता है। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, याद होगा आपको, इसी स्थिति को कहा जाता है अम्लीयता या एसिडिटी। और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, अम्ल को दूर करने के लिए भी हम ऊपर के प्रश्न में चर्चा कर रहे थे कि अम्ल को कौन दूर करेगा या अम्ल के प्रभाव को खत्म कौन करेगा, तो क्षारक करेगा। और जिस अम्लीयता को दूर करने के लिए जिस दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन था, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, वो सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आपको प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। दूसरा ऑप्शन है पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक। तीसरा ऑप्शन है प्रतिअम्ल, एंटासिड। और चौथा है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। हो सकता है बहुत लोग एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, इन सभी चीजों का नाम पहले से सुने होंगे। मैं समझ रहा हूं कि आपको उत्तर भी पता होगा, लेकिन चूंकि ये आखिर ये एंटीबायोटिक क्या है, एनाल्जेसिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, मेरा उद्देश्य था कि इस क्वेश्चन के बहाने इन सभी बिंदुओं को भी थोड़ा सा रेखांकित कर देना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, कोई आदमी खेत में काम करते समय खुरपी या कुदाली से उसका पैर कट जाता है, हाथ का कोई भाग कट गया या शरीर में कहीं कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, तो कट जाता है, तो हम लोग नॉर्मली जो अपने गांव घर की भाषा में कहते हैं कि जल्दी से इसको टेटनस से बचाने का इंजेक्शन लगा देना है, नहीं तो टेटनस जैसा रोग हो जाएगा। अब क्या होता है, या थोड़ा बहुत जब खरोंच लगता होगा, कहीं कटता फटता होगा, तो आपके घर में डिटॉल, सेवलॉन या इस तरह से और कुछ एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम या लिक्विड होगा, वो लगा देते हैं। ये डिटॉल या सेवलॉन क्या करता है, यह एंटीसेप्टिक है। जो एंटीसेप्टिक यहाँ लिखा प्रतिरोधी है, कि जैसे हमारे शरीर का कोई भाग कटता है तो ब्लड का सीधा संपर्क वायु से हो जाता है, बाहरी वातावरण से हो जाता है। और आपको पता है बाहरी वातावरण में ढेर सारे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे ब्लड में सीधा घुस, रास्ता मिल जाता है इसको जाने का। तो जैसे उस कटे फटे स्थान पर आप डेटॉल, सेवलॉन या इस तरह का कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन या लिक्विड डालते हैं, तो वो प्रतिरोधी गुण है इसमें। यह क्या करता है कि उस होकर के जो सूक्ष्म जीव जाना चाहता है, उस सूक्ष्म जीव को मार देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो ये एक तरह से कहिए हमारी रक्षा करता है, बाहर में रक्षा करता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी कारण से ये सूक्ष्म जीव अंदर चला गया, तो क्या हम डिटोल पी लेंगे, क्या हम सेवलॉन पी लेंगे? और पी लेंगे तो इसका दुष्परिणाम तो बहुत बुरा होगा। उस स्थिति में जब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के भीतर चला जाता है, तो फिर ये जनन करके अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर रोग के लक्षण दिखने लगते हैं और हम कई प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। उस स्थिति में जब सूक्ष्म जीव अंदर चला गया और फैलना शुरू कर दिया, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने लगा, तो क्या होता है कि तब हम लोग प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। और ये पीड़ाहारी जो हो गया आपको एनाल्जेसिक, यह दर्द निवारक जो दवाई होती है, आप कई बार मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ला करके खाते हैं, तो उस दर्द को दूर करने के लिए इस एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं। पीड़ाहारी, कई बार लोग कहता है शरीर दर्द कर रहा है, टेबलेट खा लिया और शरीर का दर्द
दूर हो गया, या और किसी कारणों से दर्द कर रहा है, कान दर्द, आंख दर्द, नाक दर्द, कुछ भी दर्द होता है, तो आप बाजार से पेन किलर जो टैबलेट होता है, पेन मतलब दर्द को खत्म करने वाला, तो वैसे दवाई को कहते हैं एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। तो इस तरह से एंटीसेप्टिक हो गया कि सूक्ष्म जीवों को बाहर में मारना, अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। लेकिन यही सूक्ष्म जीव जब अंदर चला गया शरीर के अंदर, तब उसको नष्ट करने के लिए जिस दवाई का और जिस औषधि का उपयोग होता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये पीड़ाहारी मतलब, पीड़ा मतलब दर्द को हरने वाला, दर्द को कम करने वाला दवाई है। इससे बीमारी ठीक नहीं होती है, यह तत्काल आपको दर्द से राहत देता है। इसको पीड़ाहारी एनाल्जेसिक कहते हैं। और इसके बारे में तो आप पढ़े ही हैं, प्रति अम्ल एंटासिड। ये प्रति अम्ल या एंटासिड जो है, यह क्या करता है, आपको एसिडिटी को दूर करता है, क्योंकि इसके रूप में हम लोग पढ़े थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जनरली उपयोग किया जाता है, या उस तरह के और जो क्षारकीय पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, यह जो प्रति अम्ल है, एंटासिड है, यह उस अम्ल को उदासीन कर देता है और हम लोग अम्लीयता या एसिडिटी से राहत महसूस करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो प्रति अम्ल होगा, एंटासिड होगा, प्रति अम्ल होगा, एंटासिड होगा। लेकिन हमने आपको बाकी पॉइंट्स के बारे में भी विस्तार से बताया कि प्रति जैविक एंटीबायोटिक क्या होता है, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक क्या होता है, प्रति अम्ल एंटासिड क्या होता है और प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक क्या होता है। इन सभी चीजों पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया। इस तरह से मेरे समझ में हमने जो सभी क्वेश्चंस को देखा, उसमें मुझे ये कुछ क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण लगा, शायद जहां तक हम लोग सिलेबस को पढ़ते समय नहीं पहुंच पाए थे, उन प्रश्नों का जवाब देने का हमने यहाँ प्रयास किया है। तो आप अपने से अब खूब ज्यादा घर में रिवीजन करेंगे, और जो प्रश्न आपको दिक्कत हो आप बेहिचक बिना किसी संकोच के मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी समस्या रख करके उनका समाधान पा सकते हैं। तो आज फाइनली हम लोगों का ये सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये लास्ट कर गया, समाप्त हो गया। और अब आगे 2-3 दिन तक, कम से कम 3 दिनों तक क्लास बंद रहेगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैसेज के द्वारा सूचना दे दूंगा कि कब टेस्ट होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या पैटर्न होगा, उस पर बात कर लेंगे। तत्काल अभी 1-2 मिनट में टेस्ट के बारे में बात करूं कि इस बार के टेस्ट में भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट से होगा, अम्ल क्षारक लवण से होगा। और 5 क्वेश्चन जो होगा वो पहला चैप्टर जो आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा था वहां से होगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि इस चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है, पिछले चैप्टर का भी रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाए पीछे छोड़ते जाए, ये ऐसा, इस तरह की पढ़ाई मुझे कदापि पसंद नहीं रहती है। इसलिए 5 क्वेश्चन उस पहले चैप्टर से होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, और 20 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। इसलिए आपको दोनों चैप्टर की तैयारी करनी है जोर शोर से, और अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिए। जो भी समस्या हो आप हमें फोन करके भी बता सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर यहाँ लिख देता हूँ 9931737348 या 9905441973। ये 2 नंबर है, आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पर, आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो, प्रश्न के बारे में कोई समस्या हो, या फिर टेस्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो आप इन नंबरों पर सीधे फोन करके हमें अपनी समस्या बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। और अब ये चैप्टर चूंकि लास्ट हो गया है, इसका हम लोगों को टेस्ट देना है। आगे 3 दिनों तक क्लास बंद रहेगी, और इस 3 दिन में हम लोगों को चैप्टर का पूरा रिवीजन करना है, सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर लेना है, और तब जाकर के टेस्ट हम लोग देंगे। और टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होगा। जिस दिन भी टेस्ट होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सूचित कर दूंगा। जिनको भी टेस्ट में शामिल होना हो, आप काइंडली जो अभी तक अपना नंबर ऐड नहीं करवाए हैं, इन नंबरों पर फोन करके अपना व्हाट्सएप नंबर, जो हमारे इंस्टीट्यूट के क्लास 10th के ग्रुप का नंबर है, उस ग्रुप में ऐड करवाइए अपना नंबर, ताकि आप भी आसानी से टेस्ट में शामिल हो सकें, और उस टेस्ट को दे करके आप अपने आप को ये जांच सकें कि हमने कितना सीखा। इस ऑनलाइन माध्यम से घर बैठ करके भी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उनसे तो बहुत बेहतर है कि जो अब वीडियो देखने लगे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहा है उनका,
क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो फोन करके। तो निश्चित रूप से जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे आज तक, वे भी अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जितना भी अधिक से अधिक है, सब लोग शामिल होइए टेस्ट में। जो भी वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, कहीं भी दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप टेस्ट में शामिल होइए। ये पूरा हमारा क्लास, टेस्ट, सारा कुछ आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग टेस्ट में शामिल होंगे और अपने प्रतिभा को पहचानेंगे इस टेस्ट के माध्यम से। और जो टेस्ट होगा वो 9 बजे से शुरू होगा, या जो भी टाइमिंग होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो 40 मिनट का टेस्ट होगा। तो जो इस बार एक समस्या जो पिछली टेस्ट में थी हम लोगों के पास, कि समय से पहले जो एग्जामिनेशन का टाइम था उससे पहले ही बहुत लोग क्या किए, अपना आंसर शीट भेजना शुरू कर दिए। और जो टेस्ट की परिपाटी है, हमारा जो पहला टेस्ट हम लोग दिए थे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्धारित समय पर प्रश्न भेज दूंगा और उस प्रश्न का जवाब आपको अपने घर में एक पेज पर लिख करके देना है। जो पेज का फॉर्मेट भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा 1-2 दिन में। उस तरह का पेज बना लेना है सबको, उस पर 1 से 25 तक नंबर लिख देना है और किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन अगर सी है तो आपको 5 के सामने सी लिख देना है। और इस तरह से जब सारा प्रश्न का जवाब हो जाएगा तो आपको फोटो खींच करके तैयार रखना है। जैसे एग्जाम का टाइम लास्ट करता है, 40 मिनट का टाइम बीत जाता है, तो उसके जस्ट बाद आपको अपना आंसर शीट का फोटो कॉपी भेज देना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। और परीक्षा समाप्ति के 10 मिनट के भीतर ही सभी को अपना आंसर भेजना है। अगर मान लीजिए 9 बजे एग्जाम शुरू करते हैं तो 9:40 पर एग्जाम का समय खत्म होगा, तो 9:40 से लेकर के 9:50 के बीच में ही आपको आंसर भेजना है। पिछले टेस्ट में बहुत लोग पहले भेज दिए, कुछ लोग 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तक भेजते रह गए। तो ऐसे कॉपी को, ऐसे आंसर शीट को इस बार चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से इसके लिए तैयार रहें, खूब अच्छे ढंग से सिलेबस की तैयारी करें। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, अभी तक टेस्ट के बारे में अगर उनको जानकारी ठीक से नहीं मिल पाई है, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए उसको, ताकि वो भी इस टेस्ट में शामिल हो सके और इस टेस्ट का लाभ ले सके। और खास करके जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपको ये पढ़ाई पसंद आवे तो कृपया आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और साथ ही एक और चीज़, अब जब हम लोग टेस्ट के बाद मिलेंगे, बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है 2-3 दिनों के क्लास में, टेस्ट के बाद मिलेंगे तो हम फिजिक्स का कोई नया चैप्टर आपके साथ लेकर आएंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए फिजिक्स के लिए। पहले टेस्ट की तैयारी करके बेहतर ढंग से टेस्ट दीजिए, बस हमारी शुभकामना आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।